हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर टॉपर वन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैस्टोरिज्म इन अफ्रीका। अभी तक हमने जो हमारा हिस्ट्री चैप्टर 5 है पैस्टोरिट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड, उसके दो पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में देखा कि इंडिया में कौन कौन से पैस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से वो अपने मूवमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि उनका लाइफ जो है किस तरह से कॉलोनियल पीरियड के थ्रू जो है अफेक्ट हुआ। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि अफ्रीका में किस तरह से पेस्टोरलिज्म होता है, वहाँ पर कौन कौन सी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओवर द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन द अफ्रीका। करेंटली अप्रॉक्सीमेटली 22 मिलियन पेस्टोरल लिव इन अफ्रीका। तो देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आधी जो पॉपुलेशन है पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की वो अफ्रीका में रहती है। और इस समय की बात करें तो लगभग 22 मिलियन जो पेस्टोरल हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। अब उनमें कई सारे कम्युनिटीज़ इंक्लूड है, जैसे बिडुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। अब इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मसाई कम्युनिटीज़, और मसाई के कम्युनिटीज़ के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लिए कि इसमें से कई लोग जो हैं कैटल हर्ड करते हैं, कैमल्स हर्ड करते हैं, कई जो है भेड़ बकरी चराते हैं, तो कई सारे डंकी भी चराते हैं। ठीक है। अब देखिए, मोस्टली आप दिन जो है ज़्यादातर जो है सेमी एरिड, जहाँ पर मतलब कि कम बरसात होती है, जहाँ पर ग्रासलैंड्स मतलब कि थोड़ा कम ही होते हैं, या फिर जो डिजर्ट इलाका जो है वहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये डिजर्ट इलाके में रहते हैं। इनका भी लाइफ जो है कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था। जिस तरह से इंडिया में पेस्टोल्स को जो है मतलब कि एक किनारे खदेड़ दिए गए थे, और जो अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव लैंड से अनप्रोडक्टिव लैंड से उन सभी को मतलब कि अपने अंडर में करके वहाँ पर खेती किया जाने लगा था। जिसकी वजह से एक जहाँ पर मतलब कि बहुत ही कम ग्रासलैंड्स वगैरह एरिया थे, वहाँ पर उन लोगों को छोड़ दिया गया था। तो उसी तरह से इनके साथ भी हुआ था। ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें जो मसाई कम्युनिटीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो देखिए, मसाई कम्युनिटीज़ जो है वो कैटल हर्डर है, ये आपको बात याद रखनी है। मसाई कम्युनिटीज़ जो है ईस्ट अफ्रीका में लगभग रहती हैं, जिसमें से 3 लाख, ठीक है, 3 लाख जो है साउदर्न केन्या में, और जो 1.5 लाख अदर जो है वो तंजानिया में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, बिफोर कॉलोनियल टाइम मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर ए वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केन्या टू स्टेप्स आर नॉर्थ तंजानिया। देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी अफ्रीका में, तो उसके पहले तक मसाई का लैंड जो था, मसाई मतलब कि जहाँ तक ग्रेजिंग करते थे, वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, नॉर्थ केन्या से लेकर नॉर्दर्न तंजानिया तक। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मैप तो नहीं लगा पाया, सॉरी उसके लिए। आप अगर हिस्ट्री के अपने बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैप में दिखाएगा कि नॉर्थ केन्या और साउथ तंजानिया कहाँ पर हैं। ठीक है। तो बहुत ही दूर तक इनके लैंड्स जो है फैले थे, और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ये मसाई कम्युनिटीज़ के ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन 19th सेंचुरी में, जब लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंपेरियल जो है ब्रिटिश में मतलब कि ब्रिटिश, या कह सकते हैं कि यूरोपियन कह रही है, यहाँ पर यूरोप के जो कई सारे कंट्रीज़ के जो हैं वो सब यहाँ पर अफ्रीका में आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं कि मसाई लैंड जो है वो 2 भागों में कट जाता है। ठीक है। सबसे पहला था जो था वो है ब्रिटिश नॉर्थ तंजानिया, और जर्मनी साउथ केन्या। ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। जर्मनी और ब्रिटिश दोनों लोग कब्जा कर लेते हैं दोनों जगह पर। अब देखिए, मान लीजिए इधर यहाँ पर ब्रिटिश कब्जा कर लेता है, और इधर जो है ये जर्मनी आकर कब्जा कर लेता है। दोनों जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता है। अब ये दोनों बगल से कब्जा कर लेते हैं, तो इन्हें कहाँ पर छोड़ा जाता है, एक किनारे कहीं छोड़ दिए जाते हैं। तो इन्हें एक किनारे ढकेल दिए जाते हैं, मतलब कि और सब जगहों पर इन्हें मतलब कि वहाँ पर जो है ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। देखिए, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर टाइम वाइट सेटलमेंट्स एंड द मसाई वर पुश्ड इनटू एरिड जोन विथ अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर। तो ज़्यादा जो अच्छे ग्रेजिंग लैंड्स थे वो सभी मतलब कि वाइट सेटलमेंट मतलब कि अंग्रेज़ों को रहने के लिए मतलब कि ले लिए जाते हैं इनसे। और मसाई के जो है वो डिजर्ट इलाके में, जहाँ पर बारिश कम होती है, ऐसे इलाकों में इन्हें मतलब कि किनारे मतलब कि कह सकते हैं कि ढकेल दिया जाता है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। In pre-colonial time period, the Maasai land pastoralists dominated the agriculturists both economically and politically. The British colonial government encouraged the local peasants to cultivate land. पहले जो था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो मसाई पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करते थे, और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से फार्मर से लिंक भी थे। लेकिन जब ब्रिटिश आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं वहाँ के पीजेंट्स को मतलब कि फोर्स करते हैं कि वो अपने खेतों को बढ़ाएं, अपने खेतों के बाउंड्रीज को बढ़ाएं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वही
जो इंडिया में हुआ था, जितने भी खेत बढ़ते हैं, जितने भी ग्रेजिंग लैंड से वो मतलब कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें पास्चर की कमी होने लगती है। ठीक है, फिर देखिए लार्ज एरिया जब द ग्रेजिंग लैंड्स वर आल्सो टर्न इनटू द गेम रिजर्व्स लाइक मसाई मारू, संबारू नेशनल पार्क इन केन्या एंड सेरेजेंटी पार्क इन तंजानिया। बहुत मात्रा में जो ग्रेजिंग लैंड्स थे मसाई कम्युनिटीज़ के, उन सभी को जो है गेम रिजर्व में भी कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क होते हैं, उसी तरह से कई सारे गेम रिजर्व में मतलब कि कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर इन्हें जाने का आदेश नहीं था। वहाँ पर ये जाने से रेस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है, उसमें ये जा नहीं सकते थे। जिससे एग्जाम्पल भी दिया है मसाई मारू, संबारू नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में बदल दिए जाते हैं। अब देखिए पैस्टोरेट्स वर नॉट अलाउड टू इंटर दिस रिजर्व। अब इन रिजर्व में पैस्टोरेट जो है जाने के लिए इन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द colonial गवर्नमेंट बिगेन इम्पोजिंग वेरियस restrictions ऑन द मोबिलिटी ऑफ द अफ्रीकन पैस्टोरेट्स। अब जैसे ही 19th सेंचुरी के लेट तक क्या होता है कि जिस तरह से इंडिया में ग्रेजिंग लैंड्स पर ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद जानवरों पे टैक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, परमिट स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। हर चीज़ पर टैक्स स्टार्ट कर देते हैं, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगते हैं उनकी मोबिलिटी पर। ठीक है, ब्रिटिश आल्सो फाउंड देम टू स्टे इन ब्रिटिश आल्सो फोर्स्ड देम टू स्टे इन द फिक्स्ड एरिया कॉल्ड द स्पेशल रिजर्व। और इन्हें फोर्स किए जाते थे कि एक स्पेशल एरिया में रहें, क्योंकि ब्रिटिश के लिए ये अच्छा था कि एक किसी मतलब कि वो चाहते थे कि एक सेटल पॉपुलेशन हो, जिस पर मतलब कि उनका कंट्रोल आसानी कर सकते थे, कंट्रोल आसानी से कर पाते थे। लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, उनके पास उनसे टैक्स भी नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि एक ऐसी पॉपुलेशन हो जो सेटल लाइफ हो, फिक्स प्लेस में रहे। तो इसी वजह से इन्हें मतलब कि फोर्स किया जाता है कि एक फिक्स प्लेस पर रहा जाए। ठीक है, ब्रिटिश आल्सो बैन द एंट्री ऑफ पैस्टोरेट्स इन द वाइट एरिया मार्केट। जहाँ पर वाइट एरिया थे, वहाँ जहाँ पर लोग वाइट एरियाज रहते थे, जो अंग्रेज रहते थे, अंग्रेज़ों के बाज़ारों में, अंग्रेज़ों के स्कूलों में, कहीं पर भी जाने का इनको आदेश नहीं था। लेकिन इन सभी से जो सभी जितने इन सभी चीज़ें जो रेस्ट्रिक्शंस लाई गई थी, इन सभी से सभी लोग बराबर नहीं इफेक्ट हुए थे। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए आगे अब मैं आपको पढ़ता हूँ तो आप समझ जाएंगे खुद ही। तो देखिए इन प्री कॉलोनियल, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उसके पहले क्या था कि मसाई की जो सोसाइटी थी वो दो भागों में, दो सोशल कैटेगरीज में डिवाइड थी। एक थे एल्डर, एक थे वेरियर। अब एल्डर और वेरियर कौन थे, तो एल्डर जो थे वो रूलिंग ग्रुप थे, मतलब कि जो कह सकते हैं कि एक तरह से उसे लीड करते थे, रूल करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो एल्डर्स थे वो लीडर थे, और वेरियर जो थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके सैनिक थे। ठीक है, एल्डर जो थे एक तरह से कह सकते हैं राजा थे, और जो वेरियर्स थे उनके सैनिक थे। अब इनमें देखिए एल्डर जो थे वो मतलब कि देखते थे कि किस तरह से हमें मतलब कि सोसाइटी को चलाना है, और एल्डर जो है उनके प्रोटेक्शन करते थे, जो भेड़ बकरियाँ थी उन सभी को बचा कर रखते थे, इस तरह से सैनिक की तरह काम करते थे। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश अपॉइंटेड। अब क्या होता है, जब ब्रिटिश आते हैं तो उन्हें लगता है, वो देखते हैं कि इस तरह से, तो सबसे पहले अपना निशाना जो है वो एल्डर्स पे बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एल्डर्स को हम मतलब कि अपने अंडर में कर लिए तो ये सारे हमारे साथ काम करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो कई सारे चीफ जो हैं, सब ग्रुप में चीफ जो हैं वो मतलब कि बनाने लगते हैं, अपॉइंट करने लगते हैं, और उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो एल्डर्स को देते हैं कि मतलब कि तुम ही इनके देखभाल करोगे। चीफ अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर द टाइम। और बहुत समय तक जो चीफ बनाए गए थे, अब जो चीफ बनाए गए थे वो बहुत समय तक धनी ही रह जाते हैं। अब चीफ बनाए जाते हैं तो मतलब कि उन सभी को, मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको कई सारे स्पेशल राइट दिए गए थे, क्योंकि अगर उन्हें स्पेशल राइट नहीं देंगे तो उस सभी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से वो चीफ को भी बनाए थे, ताकि हम जो एल्डर्स वगैरह हैं, जो जितने भी पैस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी पर कंट्रोल रखें। और इसी वजह से चीफ को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जिसकी वजह से उन पर इतना मतलब कि प्रभाव नहीं था इस चीज़ का। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो सभी लोग जो हैं इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम एंड दे कुड नॉट बाई एंड दे कुड बाई एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड। अब देखिए ये जो चीफ थे ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़ भी रहते थे, और जो नॉन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो भी रहते थे, और इनका इनका इनकम भी जो है वो दोनों तरफ से होता है, पेस्टोरलिज्म भी करके, और जो कई सारे जो स्पेशल राइट्स के थ्रू ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी बेचते थे। ठीक है, उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट भी इनको कुछ मतलब कि इनका मतलब कि देखने का ध्यान रखती थी। तो इस तरह से इनको मतलब कि कई सारे एडवांटेज मिलते थे। हाउएवर द पुअर पेस्टोरलिस्ट वाज डिपेंडेड
ऑन ओनली देयर स्टॉक्स डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम। लेकिन जो पुअर पैस्टोरलिस्ट थे उनके पास जो केवल उनका जो लाइफ स्टॉक था, मतलब कि जो उगा पाते थे, जो अर्न कर पाते थे पेस्टोरिज्म थे, उसी के वो बल पर जीते थे। और वो अगर एक बार ख़त्म हो जाता था तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था इन्हें, क्योंकि उसके अलावा कोई और साधन नहीं था। इन द टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग। और जब अगर कोई मतलब भूखमरी वगैरह जैसी सिचुएशन आ जाता था तो इस समय तो वे पूरा का पूरा सब कुछ अपना खो ही देते थे। द सोशल चेंजेज इन द मसाई कम्युनिटीज ऑक्यूरेड एट 2 लेवल। अब देखिए जो सोशल चेंजेस भी था वो भी 2 लेवल पर होता है। तो सबसे पहले द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वेरियर वाज डिस्टर्बेड। तो देखिए जब मतलब कि बाद में जो सोशल चेंजेज आते हैं तो उसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट के जाने के बाद तो ये जितना भी उनमें डिफरेंसेस था ये सारा कुछ जो है ये ख़त्म हो जाता है। ए न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट वाज डेवलप्ड। अब क्या होता है कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक नया डिस्टिंक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग अमीर हो गए थे। अब फिर वो जो अमीर हुए थे वो भले ही ना एल्डर्स रहो, लेकिन अब वो चाहते थे कि हम उन पर कंट्रोल करें। तो इस तरह से वहाँ का जो पूरा लाइफ था उन सभी मसाई कम्युनिटीज़ का वो पूरा तरह से अफेक्ट हुआ। तो ये था, ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर में कुछ भी अगर मतलब कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अब नए सीरीज के साथ कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।